हेलो। तो बताइए कैसे है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि आपका जो यह एग्ज़ाम है, मैट्रिक का एग्ज़ाम, उसका आपके वास्तविक स्थिति से, आपका जो रियल लाइफ है और जो रील लाइफ है, उससे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, अगर अच्छे नहीं है तो जल्दी अच्छे हो जाइए। ऐसे हम कामना करते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग अपने सिलेबस को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा। जैसा कि आपको बता दे, साइंस का जो हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, उसमें अभी तक 4 वीडियो आपके AEPS चैनल पे अवेलेबल है, जो प्लेलिस्ट में है। उस 4 वीडियो को अगर आप देखते हैं तो वहाँ से जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके अगर पढ़ते हैं वहाँ से तो क्लियर हो जाएगा, वो भी आपके डेली लाइफ वाले शब्दों में, दैनिक जीवन से जुड़े हुए शब्दों के अनुसार। और यह आज 5वां क्लास है आपका केमिस्ट्री का, वही अध्याय 1 का, लेसन 1 का, जो था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज के क्लास में हम लोग वैसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट है, उसको भी हम लोग आसान शब्दों में आपके सामने पेश करने का काम करेंगे, जिससे आपका जो केमिस्ट्री का अध्याय 1 है, चुटकी में तमाम जटिल शब्द को, तमाम कॉम्प्लिकेटेड शब्द को आसान शब्दों में आप सीख सके, और आपका जितने भी प्रश्न जो 2 नंबर का होगा, जो भी प्रश्न आपका जो अति लघु होगा, 2 नंबरी का होगा, उसका काम तमाम होगा, उसका काम तमाम होगा, वो भी आसान शब्दों में अपने भाषा में सीखिए, रसायन शास्त्र AEPS चैनल के साथ। ठीक है, तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज का। चलिए, जहां भी आपका आस्था है, जिस स्थिति में आप लोग हैं, वहीं से एक बार दुआ कीजिए, ताकि आपका ईश्वर जो है दया दृष्टि आप पे बनाए रहे, और आपका जो जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उस कार्य को एक अंजाम तक पहुंचाए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्लास का शुरुआत हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को हम बताए हैं, आज का जो क्लास है रसायन शास्त्र का, तमाम जो उसमें टॉपिक है अध्याय 1 में, उस तमाम चीज को आज हम लोग आसान शब्दों में देखने का काम करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? संक्षारण। क्या नाम है? संक्षारण। जैसा कि इससे पिछले वाले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे संक्षारण का क्या मतलब होता है। अगर रसायन की भाषा में समझ में ना आए तो यूं समझिए, जंग लगना ही संक्षारण होता है। जंग का लगना ही क्या होता है? संक्षारण होता है। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो को देख पा रहे होंगे, ये फोटो आपको इसमें अगर थोड़ा भी आप अगर अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को देखते होइएगा, तो अपने दिमाग में कोई भी लोहा का फोटो लाइए। जब वो लोहा खुली वातावरण में होता है तो क्या जैसा फोटो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उस तरह का फोटो आपको दिखा है कभी? तो जरूर दिखा होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इस तरह का फोटो अपने आसपास में जहां भी लोहा है उसको जाके देखिए तो आपको इसी तरह का दिखेगा। ये जो दिख रहा है भूरा भूरा, ये क्या है? जंग लगा है। इसी को विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण। देखिए, संक्षारण कहा गया जब कोई धातु, तो यहां पे शब्द आया धातु। क्या शब्द आया? शब्द आया आपको यहां पे धातु। अब बताइए, आप लोगों को हम बताए थे कि टोटल हम लोगों को 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। टोटल हम लोगों को 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन जिसमें से हम लोगों को क्लास 10th में मात्र 30 एलिमेंट को अगर बारे में हम जान जाते हैं, उसका परमाणु संख्या क्या है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो हमारा काम चल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग 30 एलिमेंट के अंदर में ही चीजों को पढ़ेंगे। ऐसे तो 118 है, 118 भी के बारे में हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है। मात्र 30 तत्वों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे आपका मैट्रिक का एग्जाम आसानी से
चल सकता है। तो देखिए, धातु के बारे में अगर आप सुने होइएगा, पिछला क्लास का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो हम एक बताए थे, एक टेक्निक बताए थे कि जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, अगर किसी तत्व के अंत में यम आ जाता है तो वो क्या होता है, धातु हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देके बताए थे आपको, मैग्नीशियम यम आया ना, कैल्शियम यम अंत में आ रहा है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्यूप्रम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाँ, सोडियम हो गया, वेनोडियम हो गया, क्यूप्रम हो गया, अर्जेंटीनम हो गया। ये तमाम चीज जो अभी हम बोले हैं, उन तमाम शब्द का अगर आप इंडिंग देखिएगा, अंत वाला भाग को देखिएगा, तो सब में यम 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 आ रहा है। सब में क्या आ रहा है, यम यम आ रहा है। ऐसे आपको हम दिखा देते हैं, देखिए। जैसे हम बोले यहाँ पे सोडियम, 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 फिर बोल रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, 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 फिर मैग्नीशियम, 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 वैनोडियम, वैनोडियम, अर्जेंटीनम, 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 औरम। इसी औरम को हम लोग कहते हैं गोल्ड। क्या बोलते हैं, गोल्ड। तो क्या बोलते हैं, गोल्ड। और इसी अर्जेंटीनम को हम लोग बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं, सिल्वर। ये इसका लैटिन नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी देखिए, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखिए। देखिए, यम आया, यम आया, यम आया, यम आया, यम आया। यहां भी प्लेटिनम म आ रहा है, औरम म आ रहा है। तो जितने भी शब्द हम लोग यहाँ पर देखने का काम किए हैं, सबके अंत में यम आया है कि नहीं आया है, बताइए आप लोग। यम आया है कि नहीं आया है, तमाम शब्द के अंत में क्या आया है, यम आया है। तो अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताए हैं कि टोटल 118 एलिमेंट है। अगर उस एलिमेंट में किसी भी का भी एलिमेंट का आप नाम लेते हैं, अगर उसके अंत में यम आ जाता है तो वो क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। क्लियर, इसमें किसी को दिक्कत है? जिस तत्व का नाम लेंगे और उसके अंत में यम आ जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। तो क्या करें, जब कोई धातु, मतलब क्या, सिर्फ धातु होना चाहिए। अब लकड़ी है, लकड़ी, लकड़ी भी वो पदार्थ है, लकड़ी भी क्या है, पदार्थ है। क्या उसमें जंग लगेगा, नहीं। तो सिर्फ धातु जो होगा उसी का क्या होगा, संक्षारण होगा। जो धातु होगा उसी का संक्षारण होगा। कहता है कि जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन समझ ही रहे हैं जिसको, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, O2। नमी, नमी मतलब बताए थे पिछला क्लास में ही, नमी मतलब होता है गीलापन। या किसी रासायनिक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया कर, प्रतिक्रिया मतलब मिलकर, प्रतिक्रिया मतलब मिलकर, ठीक है, प्रतिक्रिया कर धीरे धीरे खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। गांव घर में आप सुनते होइएगा कि वो नहीं खाओ, उसमें हवा लग गया है। चिप्स कुरकुरे का पैकेट आता होगा, उसमें कहते हो मत खाओ, उसका हवा निकल गया है, उसमें हवा लग गया है। वो हवा से क्या कर लिया है, अभिक्रिया कर लिया है, वह उसके साथ मिल गया है, उसके साथ क्रिया कर लिया है, प्रतिक्रिया कर लिया है। तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। देखिए, आसान शब्दों में परिभाषा में क्या बोलेंगे, जब कोई धातु वायु में उपस्थित, जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या किसी रासायनिक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, उसके साथ मिल जाता है, तो वो खराब हो जाता है। संगति से गुण आता है और संगति से गुण जाता भी है। संगति से गुण आता है तो संगति से गुण जाता भी है। तो जैसे वह संगति में आता है, किसके संगति में आता है, तो ऑक्सीजन के संगति में आ जाता है, नमी के संगति में आ जाता है। जैसी कोई धातु का दोस्ती ऑक्सीजन से हो जाएगा, जब कोई धातु का दोस्ती ऑक्सीजन से हो जाएगा या नमी से हो जाएगा तो उससे घुल जाएगा, मिल जाएगा, उसके धारा में बह जाएगा, वही तो हमारा संक्षारण है।
वही तो हमारा क्या है, संक्षारण है। जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या किसी रासायनिक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया कर धीरे धीरे खराब हो जाता है। देखिए ये जब लोहा रहा होगा तो क्या जब बना हो ऐसा ही रहा होगा? नहीं, जैसे यह वातावरण में आया तो उसको मिल गया कौन? ऑक्सीजन। इससे दोस्ती कर लिया, नमी से दोस्ती कर लिया और अपने आप को क्या कर लिया? बर्बाद कर लिया। क्या कर लिया? बर्बाद कर लिया। यही जो अपने आप को खराब किया है, बर्बाद किया है, यही हमारा साइंस के भाषा में क्या होता है? संक्षारण होता है। क्या होता है? अपने आप को बर्बाद करना। अभी मत समझ जाएगी, कोई आदमी होगा अपने आप को बर्बाद कर लेगा उसको संक्षारण हो जाएगा। आदमी अपने आप को बर्बाद करे तो उसको संक्षारण नहीं कहेंगे, धातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धातु होना चाहिए। और आपको हम अभी बताए हैं, क्या बताए हैं कि जिसके अंत में यम 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 आएगा सब क्या होगा? धातु होगा। जिस के अंत में क्या आएगा? यम यम आएगा वह क्या होगा? धातु होगा। तो वैसा तत्व जिसके अंत में यम आएगा उसको धातु बोलेंगे। जैसी धातु ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ दोस्ती कर लेता है तो उसके रंग में घुल जाएगा, उसके रंग में मिल जाएगा, तो वही हमारा साइंस के भाषा में क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। उदाहरण, लोहा जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, लोहा जो हम लोग देखते हैं, साइकिल एग्जाम्पल दिए थे, साइकिल का रिम पानी में जैसी पानी के साथ मिलता है, जैसे साइकिल का दोस्ती पानी के साथ होता है तो वो अपना कलर बदलता है ना, बदल लेता है ना, क्योंकि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो गया। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, क्या है और नहीं है, सब कुछ पढ़े थे। तो वहां जैसे वो मिलता है तो बनाता है Fe2O3। क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है। ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। और जल भी बनाता है। और जिसका भूरी परत होता है, पूछ देगा एग्जाम में, लोहा में जब संक्षारण होता है तो उसका रंग कैसा होता है? लोहा में 1 नंबर में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहा में जब नमी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो भूरी हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरी हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। समझ में आया बात? अपने आप को खराब किया, बर्बाद किया, किसके साथ? तो धातु के साथ। धातु जैसी होगा तो वह अपने आप को क्या कर लेगा? बर्बाद कर लेगा, खराब कर लेगा। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत है? अब है निवारण के उपाय। किसके उपाय? निवारण के उपाय। कह रहा है इसको कैसे, अगर ये इस तरह का होगा तो उसको हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो कैसे बचाएंगे उसको? अब जो बर्बाद होगा उसको बचाएंगे नहीं ना, कि नहीं बचाएंगे, फिर छोड़ देंगे? नहीं, तो उसको बचाने का भी काम हम करेंगे। क्या है? निवारण के उपाय। कैसे बचाएंगे उसको, संक्षारण न हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहला काम करेंगे, तेल या पेंट की परत चढ़ाना। तेल या पेंट का परत चढ़ाना, उस पर क्या कर देंगे? पेंटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? पेंटिंग कर देंगे। और जैसी पेंटिंग कर देंगे तो नमी और ऑक्सीजन जो आएगा वह क्या हो जाएगा? उसके ऊपर रह जाएगा, उसके ऊपर ही रह जाएगा, जिससे हमारा वस्तु खराब होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। जिससे हमारा वस्तु खराब होने से बच जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब है दूसरा, तैलीय पदार्थ लगाना। तैलीय पदार्थ लगाना, उस पर हम कोई तेल, जो तैलीय पदार्थ है उसका हम उस पर ऊपर लेयर चढ़ा देंगे, उसका एक परत चढ़ा देंगे, जिससे हमारा चीज क्या होगा? खराब होने से बच जाएगा। दूसरा है यशद लेपन। उस पर जिंक का लेयर चढ़ा देंगे। फिर एनोडिक प्रोटेक्शन होता है। ये होता है, ये एनोडिक प्रोटेक्शन 3 पॉइंट ही देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये याद रखें, एनोडिक उस पर होता है, उसका विद्युत के मेथड से हम लोग करते हैं, एनोडीकरण करते हैं, वो प्रोटेक्शन भी करेंगे तो हमारा जंग लगना क्या हो जाएगा? जंग लगने से कोई चीज हमारा बच जाएगा। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत है तो बताइए। संक्षारण में किसी तरह का समस्या है तो बोलिए। और कोई भी अगर संक्षारण में किसी भी तरह का समस्या अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकृत गंधिता। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? विकृत गंधिता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? विकृत गंधिता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? विकृत गंधिता, जो हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
रैंसिडिटी। कह रहा है जब तेल या घी लंबे समय तक खुली हवा में रखे रहते हैं, जब तेल या घी या तेल से बना हुआ कोई भी पदार्थ जो कोई भी फेस्टिवल या गर्मी के मौसम में देखते होइएगा, जब तेल वाला चीज या कोई भी घी से बना हुआ तैलीय पदार्थ लंबे समय तक अगर उसको हम रखते हैं, लंबे समय तक उसको हम रखते हैं, तो खुली हवा में रखे रहते हैं तो उनमें खराब गंध आ जाता है। क्या आ जाता है? खराब गंध आ जाता है। जब तेल या घी लंबे समय तक खुली हवा में रखे रहते हैं तो उनमें खराब गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। जब लंबे समय तक कोई भी खाद्य पदार्थ को हम लोग खुली हवा में छोड़ के रख देते हैं तो वह उसमें जो उपस्थित हवा कांटेक्ट में जैसी वह वातावरण में उपस्थित हवा के संबंध में जैसी आता है, हवा के कांटेक्ट में आता है तो वह उससे प्रतिक्रिया अभिक्रिया कर लेता है। जब कोई खुली वातावरण में कोई खाद्य पदार्थ कहने का मतलब हुआ जो खाने वाला पदार्थ है, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रेड है, हाँ, जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं वो ऊपर से आप देख पा रहे होंगे कि ये इस कलर का हो गया है, भूरा भूरा टाइप का हो गया है ना, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दहिया लग गया है। क्या लग गया है? दहिया लग गया है। तो ये क्यों लगा? ऐसा आप देखते होइएगा बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में, इस तरह का चीज आप सर्दी के मौसम में घर में जो रोटी बनता है अगर उसको 2-3 दिन तक छोड़ दीजिएगा खुले वातावरण में तो उसमें इस तरह का सीन हो जाता है। तो क्या हुआ? वहां पे हवा आया, उसके संपर्क में आया और वहां पे जाके अभिक्रिया कर लिया, अभी आपको हम बताया है संगति से गुण अगर आता है तो संगति से गुण जाता भी है। तो यह हवा के संगति में आ गया, उसके संगति में आया, ये अपने आप को बर्बाद कर लिया, खराब कर लिया, खराब कर लिया। यही तो विकृत गंधिता है। यही क्या है? विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता अगर ना समझ में आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल सुनिए। गर्मी के दिनों में गर्मी जब ज्यादा होता है तो आप देखते होइएगा खाना का टेस्ट बदल जाता है ना। खाना का टेस्ट जब लंबे समय तक गर्मी के दिनों में आप खाना रखिएगा तो खाना का टेस्ट बदल जाता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं खाना का अरुआ जाना। बोलते हैं ना खाना अरुआ गया है, बदबू आ रहा है, और वही अरुआना। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, अब एग्जाम में ऐसे लिखना भी नहीं कि खाना का अरुआ जाना विकृत गंधिता कहलाता है। उसको सुसज्जित शब्दों के माध्यम से हम लोग व्यक्त करेंगे, उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे, ठीक है। मतलब अच्छे शब्द। सपोज दैट कहीं आप जाते हैं पार्टी फंक्शन में तो क्या जैसी रात उसी चल देते हैं, थोड़ा सा नहा वहा के क्रीम पाउडर लगा के आते हैं ना। तो उसी प्रकार हम लोग जब लिखेंगे तो अच्छे शब्द को चुन चुन के लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो खाना का अरुआना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। खाना का खराब होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। तो कब? जब उसमें तेल मसाला लगा होगा तब। अब चावल का बोरिया है, क्या वो खराब हो जाएगा? आटा का बोरा खराब हो जाएगा? खराब होगा, इतना जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन तेल या घी से बना हुआ पदार्थ है, उसको लंबे समय तक आप रखिएगा तो वो खराब जरूर हो जाएगा। क्यों खराब हुआ? क्योंकि वायु वातावरण में उपस्थित है, उससे वो संपर्क में आ गया, उससे वो अभिक्रिया कर लिया, और जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो परिवर्तन तो होगा। जैसी वो अभिक्रिया करेगा तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो वही परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? रैंसिडिटी कहलाएगा। कारण क्या होता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन। बताया अभी आपको, अगर ऑक्सीजन नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं वहां पर रख दीजिए, खाना पर खराब नहीं होगा। वैक्यूम करना होगा, उसको निर्वात बनाना होगा। वैसा जहां पर वायु नहीं हो उसी को हम निर्वात बोलते हैं। तेल या वसा का ऑक्सीकरण कर देती है। तेल या वसा का ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन क्या जाता है? ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, वह उपयोग के लायक नहीं बचता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में भी ऐसा देखे होइएगा जरूर। अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रोटी लीजिएगा कहीं पर रख दीजिएगा और 2 दिन के बाद उसको देखिएगा, आपको इस तरह का नजर आएगा। जो उस तरह का कलर चेंज हो गया वही विकृत गंधिता है, वही रैंसिडिटी है, ठीक। अब इसको हम रोकें कैसे? तो पदार्थ को हवा से दूर बंद डिब्बे में रखें। पदार्थ को, जो पदार्थ है आपका, जो खाना है, जो भी है, सब्जी है, रोटी है, ब्रेड है, जो कुछ भी है, उसको हम लोग हवा से दूर बंद डिब्बा में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बंद डिब्बा में रखेंगे। अगर पहला काम ये करेंगे
पहला काम हम लोग क्या करेंगे, उसको बंद डिब्बा में रखेंगे, बंद डिब्बा में रखेंगे। ठीक। दूसरा, नाइट्रोजन गैस भर कर पैकिंग करें, नाइट्रोजन गैस भर के पैकिंग करेंगे। क्लियर। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस भर के पैकिंग करेंगे, नाइट्रोजन गैस भर देंगे और तब उसमें क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, जिससे हमारा चीज खराब होने से बच जाएगा, जिससे हमारा चीज खराब होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। देखते हुइएगा दुकान पे आप जाते हुइएगा तो जो चिप्स लेज कुरकुरे का पैकेट होता है उसमें हवा डाला रहता है, वो फूला रहता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि ठग लिया हमको, ये 5 गो चिप्स है, एगो आलू का चिप्स भी नहीं है, 5 गो इसमें चिप्स रखा हुआ है, फुला दिया हुआ है, उसको देख के लगता है कि बहुत ज्यादा होगा इसमें, तो उस शौक से नहीं फुलाया है, उस शौक से नहीं फुलाया है, उसके फुलाने के पीछे कारण है। अगर वो फूला हुआ नहीं रहेगा तो उसमें जो खाने वाला पदार्थ है वो हमारा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया और उसमें डाल क्या दिया, तो उसमें डाल दिया ये हमारा नाइट्रोजन गैस। क्या डाल दिया, नाइट्रोजन गैस डाल दिया। में क्या डाला गया, नाइट्रोजन गैस डाला गया। जो हमारे चीज नाइट्रोजन गैस जो होता है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे आप लोग गांव में देखते हैं कोई कोई ऐसा आदमी होगा जो किसी से नहीं बात करता होता, वो अपने आप में मगन रहता है, और जो अपने आप में मगन रहता है किसी से उसका अभिक्रिया होगा नहीं ना होगा। तो नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए उस चिप्स के पन्नी में, कुरकुरे के पन्नी में, लेज के पन्नी में जो भी हम लोग खरीदते हैं दुकान से, अगर उसमें पैकिंग है तो उसमें कौन सा गैस डला हुआ है, नाइट्रोजन गैस डला हुआ है। 1 नंबर का इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि कुरकुरे चिप्स इस सब के पन्नी में कौन सा गैस डाला रहता है, उसमें ऑप्शन दे देगा ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इनमें से सभी। तो क्या मारिएगा, नाइट्रोजन गैस मारिएगा। 1 नंबर मिल गया आपको। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दूसरा क्या है, फ्रिज में रखें। क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फ्रिज में। वहां तापमान इतना न्यूनतम हो जाता है, फ्रिज में रखने पर तापमान क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है, जिससे वहां कोई भी प्रतिक्रिया अभिक्रिया नहीं होता है और हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है लंबे समय तक वो सुरक्षित रह पाता है, लंबे समय तक वो सुरक्षित रह पाता है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस टॉपिक को समझने में किसी तरह का परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इससे भी सरल शब्दों में आपके सामने हम पेश करेंगे। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसको दैनिक जीवन से जोड़ के बताने का काम किए हैं। ठीक है। विकृत गंधिता मतलब एक शब्द में खाना का अरुआना, खाना का खराब होना। खाना अरुआ क्यों गया, खराब क्यों हो गया, क्योंकि उसको लंबे समय तक रखे थे, वो ऑक्सीजन थे और क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, और जिसके कारण वो क्या हो गया, खराब हो गया। वही नाइट्रोजन रहता तो खराब नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, बहुत आसान टॉपिक है। 2 नंबर का ये आपको एग्जाम में पूछेगा कि विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, या विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो क्या कहिएगा कि जब तेल या घी लंबे समय तक खुली हवा में रखे रहते हैं तो उनमें से खराब गंध आने लगती है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। कारण दे दीजिएगा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तेल वसा का ऑक्सीकरण कर देती है। जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होता है और जो उस खाद्य पदार्थ में तेल और वसा मिला हुआ होता है उसका वो ऑक्सीकरण कर देती है, जिसकी वजह से चीजें हमारी खाद्य पदार्थ हमारा खराब हो जाता है, और उसका क्या हो जाता है, उसकी को हम साइंस के भाषा में रैंसिडिटी कहते हैं। उसको रोकेंगे कैसे, पदार्थ को हवा से दूर बंद डिब्बा में रखेंगे। दूसरा, नाइट्रोजन गैस भर कर पैकिंग करेंगे, नाइट्रोजन गैस भर के क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। और तीसरा, फ्रिज में रखेंगे। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा जो रोकथाम है वो हो जाएगा, हमारा खाना खराब होने से बच जाएगा। आप लोग भी घर में जैसे खाना देखते हुएगा कि रात को जो खाना बच जाता है तो हम लोग फ्रिज में रखने का काम करते हैं, ताकि हमारा खाना सुबह तक अच्छा रहे, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत न्यूनतम हो जाता है तो कोई भी बैक्टीरिया को पनपने का चांस ही नहीं मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, ये रहा आपके स्क्रीन पे। यसद लेपन, गैल्विलाइजेशन। क्या है, गैल्विनाइजेशन। लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की परत, जस्ता मतलब जिंक,
जस्ता मतलब क्या होता है? जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30, याद रखिएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं जिंक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। कह रहा है लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की परत चढ़ाना, लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की परत चढ़ाना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यसद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यसद लेपन बोलते हैं। लोहे की वस्तुओं पर किसका परत चढ़ाना? जिंक का परत। जब इससे ही लोहे पर जिंक का परत चढ़ेगा तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। सिंपल है। यसद लेपन पूछेगा आपसे 2 नंबर का। लोहे की वस्तुओं पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, एक आपको दिख रहा होगा, एक चैन टाइप का, स्टिकर टाइप का, एक देख रहे हैं भूरा भूरा है। भूरा भूरा है, इसका मतलब इसमें क्या मिल गया है? ऑक्सीजन मिल गया है। ऑक्सीजन से दोस्ती कर लिया, और जैसी दोस्ती किया, अगर आपका संगति अच्छा होगा तो आप अच्छा गुण सीखिएगा, संगति खराब होगा तो आप खराब गुण सीखिएगा। तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया और अपने आप को खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया। और पूछता भी है जंग का रंग कैसा होता है? तो भूरा। भूरा लग रहा है ना, तो ये अपने आप को खराब कर लिया। क्या कर लिया? देख रहे हैं ना, खराब हो गया है ना। लेकिन जैसे ही उस पर जिंक का लेयर चढ़ा देंगे तो वो खराब होगा? नहीं खराब होगा, क्योंकि अगर सपोज दैट जैसे हम अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम शर्ट पहने हैं, तो कोई भी धूल कण आएगा तो पहले वो मेरे स्किन पे आएगा कि शर्ट पे आएगा? पहले शर्ट पे ना आएगा, बाकी इसके अंदर का स्किन हमारा सेफ रहेगा ना। तो वही होता है, जैसे जिंक का लेयर चढ़ जाता है तो उसका ऊपर वाला लेयर होता है सबको झेल लेता है। जैसे हम लोग घर की पेंट कराते हैं, तो जो भी धूल कण होता है वो उसका प्रभाव किसे पड़ता है? उस पेंट पे पड़ता है। बाकी उसके अंदर जो हमारा दीवार होता है वो सेफ होता है, इसीलिए हम लोग दीवार को पेंट प्लास्टर करवा देते हैं, करवाते हैं ना। तो वहीं पर क्या करना है? जिंक का पेंट चढ़ा देना है, जिससे हमारा लोहा क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। सिंपल है। उद्देश्य, जस्ता लोहे को संक्षारण से बचाता है। जस्ता जैसे उस पर चढ़ जाएगा, जैसे शर्ट जो हम पहने हैं, ये शर्ट हमको धूल कण गर्मी ठंडी से बचाएगा ना, तो ठीक उसी प्रकार जो जस्ता है, ये जस्ता है, यह लोहा को बचाता है। किससे? संक्षारण से। संक्षारण जैसी चर्चा आप लोग सुनिएगा, दिमाग में आपके एक ही बात आना चाहिए, जंग। क्या आना चाहिए? जंग। एगो जंग होता है लड़ाई, वो वाला जंग नहीं, उसको वॉर बोलते हैं, ठीक है, वो वाला जंग नहीं है। ये है ऑक्सीजन और लोहा का जंग, ठीक है। उससे मिल गया, अभिक्रिया कर लिया, बर्बाद कर लिया, खराब कर लिया अपने आप को, ठीक है। जस्ता लोहे को संक्षारण से बचाता है, क्योंकि जस्ता पहले ऑक्सीकरण हो जाता है और लोहा सुरक्षित रहता है। लोहा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। जैसे शर्ट पे जैसे धूल करना है तो पहले शर्ट अपने आप, शर्ट हमारा सेफ्टी करेगा, शर्ट हमारा क्या करेगा? सेफ्टी करेगा। जो भी धूल कराएगा हमारे शर्ट पे पहले उसका प्रभाव आएगा, हमारी स्किन पे बाद में आएगा। जब तक आएगा, फिर से जब से देखते होगा कभी कभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो कहीं कहीं होगा जो पेंट, जो घर का दोबारा हम लोग पेंटिंग कर देते हैं ना, जो पेंट का कलर डिस्कलर हो जाता है, फिर हमारा अब कहते हैं कि नहीं अभी 5 साल चलेगा, अभी 5 साल चलेगा। मतलब कि 5 साल तक उस पर धूल कण गर्मी बरसात कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा क्या? संक्षारण मतलब जंग से बचाता है। कौन? जस्ता जैसे उस पर चढ़ेगा तो वो हम जंग से बचाएगा, क्योंकि जस्ता पहले ऑक्सीकरण हो जाता है और लोहा सुरक्षित रह जाता है। उदाहरण, लोहे की बाल्टी, पाइप आदि पर यसद लेपन किया जाता है। यसद लेपन ही तो हम पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यसद लेपन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसका जरूर बन जाएगा, वो भी आसान शब्दों में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोजन को दुर्गंधित होने से। ये भी आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। भोजन को, देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जाए। वही जो अभी हम लोग पिछले क्लास में सॉरी, तभी कुछ मिनट पहले हम लोग पढ़े हैं कि खाना का अरुआ जाना या रैंसिडिटी या विकृत गंधिता, उससे कैसे बचे। तो पहले क्या करेंगे? भोजन को ठंडे स्थान में रखेंगे। घर में हमारा ठंडा स्थान कहाँ होगा? हमारे घर में ठंडा स्थान कहाँ होगा? तो हमारे घर में ठंडा स्थान फ्रिज जहाँ पे होता है वहाँ पे रहता है।
वहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई चीज खाना अगर बच जाता है तो उसको हम लोग फ्रिज में रखने का काम करते हैं। उसको हम लोग कहाँ रखने का काम करते हैं? फ्रिज में रखने का काम करते हैं, जिससे हमारा भोजन जो है बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो पहला पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा तो बस 4 पॉइंट डील कर दीजिएगा। भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो पहला उपाय हम लोग क्या करेंगे? भोजन को ठंडे स्थानों पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ठंडे स्थान, यानी कि फ्रीज में डाल देंगे। ऐसे आप गेस कीजिएगा, ठंडा के मौसम में हमारा खाना खराब नहीं होता है। ज्यादा खाना हमारा कब खराब होता है? गर्मी के मौसम में होता है। ठंडे के महीने में खाना खराब होता है? नहीं होता है। तो ठंडा में क्योंकि ऑलरेडी ठंडा है तो वहाँ बैक्टीरिया को अब पनपने में का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। लेकिन गर्मी के जैसी तापमान मिलता है तो वो संख्या में वृद्धि कर लेता है। तो गर्मी के दिनों में हमारा खाना ज्यादा खराब होता है कंपेयर टू ठंडा। ठंडा के दिनों में खाना खराब होगा, आप 5 6 7 दिन तक छोड़ दीजिएगा तो खाना खराब नहीं होगा। लेकिन गर्मी के दिनों में एक दिन में सुबह बनाइएगा, शाम को खराब हो जाता है। ठीक, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? भोजन को ठंडे स्थान में यानी कि फ्रिज में डाल देंगे। दूसरा, उसे हवा से बंद बर्तन में रखे। खाना जब भी बनाए तो उसको अच्छे से बंद करें, अच्छे से बंद करें। क्यों? ताकि बाहरी वातावरण का जो वायु है वो आपके खाना में प्रवेश ना करे। खाना को ढक के रखे, अच्छे से ढक के रखे, ताकि आपका जो बाहरी वातावरण का वायु है वो उस खाना में प्रवेश ना करे। जैसे वो जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा? खराब कर देगा। वो अंदर जाके अभिक्रिया कर लेता है और उसका टेस्ट में अंतर आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? पहला तो भोजन को ठंडे स्थान पर रखेंगे, यानी कि फ्रिज में रखेंगे। दूसरा, उसे हवा से बंद बर्तन में रखेंगे, उसे हवा से बंद बर्तन में रखेंगे। और तीसरा भी आपको बताया है, चिप्स, लेज, कुरकुरे, इस तरह का पैकेट में क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है। नाइट्रोजन गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, जब 5वां लेसन आएगा हम लोगों का तत्वों के आवर्तों का वर्गीकरण, वहां पढ़ेंगे बहुत सारा तत्व ऐसा है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तीसरा, हम लोग नाइट्रोजन गैस में पैक करें खाना को। जैसे अब नाइट्रोजन, घर में तो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होगा नहीं आप लोगों के, ये अब किसी भी व्यक्ति के घर में नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है कि खाना बना लेंगे उसमें नाइट्रोजन गैस पैक कर देंगे? ऐसा संभव तो है नहीं। हाँ, लेकिन जो लेज, चिप्स, कुरकुरे बेचा जाता है उसमें वो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। इसीलिए हमको 2 3 चिप्स मिलता है 5 रुपया में, 10 रुपया में। वो महंगा थोड़ा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसका खर्चा कहाँ जा रहा है? नाइट्रोजन गैस में जा रहा है, उसका पैकिंग में खर्चा आ रहा है, पैकिंग में खर्चा आ रहा है। तो एक आलू से वो कम से कम 100 रुपया कमा लेता है। कैसे? तो क्योंकि इस तरीके से कमाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस डाला, उसमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होता है, पैकिंग चार्ज होता है, फिर उस पर जो उसका दिखती है इतना कलरफुल उसका रैपर रहता है, पॉलिथीन हो जो उसका होता है, इस सब पे खर्चा जाता है। तो सब कहाँ जाएगा? उसी में जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस में पैक करेंगे। तो 1 नंबर यहाँ से भी आएगा, पूछ देगा कि चिप्स, लेज के कुरकुरे का जो पॉलिथीन होता है उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन में ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन में से कोई नहीं। तो आप लोग क्या मारिएगा? नाइट्रोजन गैस मारिएगा। ठीक, 1 नंबर आप 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHA, जैसे क्या है? BHA और BHT। क्या है? BHA और BHT, ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट BHA और BHT मिलाकर, ठीक है, अगर BHA और BHT मिलाकर भी हम रख देंगे तो हमारा चीज जो है खराब होने से बच जाएगा। और ये होता क्या है? तो ये खाने वाले पदार्थों में, जैसे खाने वाला पदार्थ क्या क्या होता है? दवा हो गया आपका, हाँ, सौंदर्य प्रसाधन हो गया जो ब्यूटी पार्लर में जो होता है, सजने संवरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या खाद्य पदार्थ हो, उसको खराब होने से बचाने का काम करता है कौन? BHA और BHT। यह केमिकल कंपाउंड है, यह केमिकल कंपाउंड है। जो इस केमिकल कंपाउंड का काम क्या है? तो खाने वाला पदार्थ होता है, चाहे वो दवा हो, चाहे कोई भी खाने वाला पदार्थ हो, पिज्जा, बर्गर, मोमो, चावल, दाल, सब्जी, कुछ भी जो भी होता है खाने का चीज, उन तमाम चीजों में अगर BHA और BHT मिला दीजिएगा तो वो चीज खराब नहीं होगा, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्या करता है? खाना को खराब होने से बचाने का काम करता है। खाना को खराब होने से बचाने का काम करता है BHA और BHT। तो एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला देंगे। पूछ देगा वस्तु इस प्रश्न में BHA और BHT क्या होता है? तो खाना को खराब होने से बचाने के लिए BHA और BHT का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, खाना को खराब होने से बचने के लिए BHA और BHT का प्रयोग किया जाता है। ऊपर का तमाम पॉइंट आप लोग सुने हुएगा, बस ये पॉइंट एक नया था। पकाने के बाद जल्दी उपभोग करें। अब ये नहीं खाना बना लिया, आपको आज बनाया कल खाएंगे, ऐसा नहीं है।
गर्म खाना हम लोग खाना चाहिए। गर्म खाना खाने से वो स्वादिष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका खुशबू हमारे बकल कैविटी, पढ़ेंगे हम बायोलॉजी में, हाँ, मुख गुहा में जब जैसे खाना रखते हैं तो तमाम जगहों पर फैलता है, जिस वजह से हमको खाना वो टेस्टी लगता है। इसलिए हम लोगों को खाना बनाने के बाद उसको जितना जल्दी हो उसका उपभोग करें, यूज में लाए। यानी कि बना लिए और छोड़ दिए 2 दिन के बाद खाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। बन जाएगा, आसान शब्दों में है। भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जाए? तो भोजन को ठंडा फ्रिज में रख देंगे। दूसरा, उसे हवा से बर्तन में, बंद बर्तन में रखेंगे। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, BHA और BHT का इस्तेमाल करेंगे। और पकाने के बाद जितना जल्दी हो उतना नहीं खाएंगे। क्या यही ना? नहीं मेरे प्यारे मित्रों, खाना बनाएंगे और खा लेंगे। ऐसा नहीं कि खाना को छोड़ देंगे, आज का खाना कल का खाना आज नहीं बना लेंगे, तो फिर उसका क्या हो जाएगा? रेंसिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंसिडिटी हो जाएगा, विकृत गंधिता हो जाएगा, हमारा खाना खराब हो जाएगा, हमारा खाना खराब हो जाएगा। क्लियर? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक आपका उदासीनीकरण। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका उदासीनीकरण। चलिए ये देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? कह रहा है जब कोई अम्ल, अम्ल बोले तो एसिड, और एसिड से आप लोग परिचित हैं, एसिड को जानते हैं ना? दुनिया का वो तमाम चीज जो स्वाद में खट्टा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जैसे HCl है ना, HCl, ये HCl हमारे पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाने का काम करता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, लेकिन अभी मोटा मोटी जानिए कि जो HCl होता है वह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे नींबू हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया, आम हो गया, इन तमाम चीज खाते हैं तो इमली हो गया, ये चीज खाते हैं, इसका खट्टापन लगता है ना, इसका मतलब उसमें अम्ल है, उसमें अम्ल मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं HCl, यह भी क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। जो हमारे अगर HCl ना हो तो हम कुछ भी खाएंगे तो पचेगा नहीं। HCl होता है जिसकी वजह से वो पच पाता है। तो पाया कहाँ जाता है? हमारे अमाशय में पाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा अम्ल हमारे अमाशय में पाया जाता है। 1 नंबर यहाँ से भी आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यहाँ से भी 1 नंबर आएगा कि कौन अम्ल हमारे अमाशय में पाया जाता है, या कौन सा अम्ल मानव शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन अम्ल भी रहेगा, तो अम्ल पे टिक लगाइएगा। 1 नंबर यहाँ से भी आएगा। जो भी क्लास के दौरान जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम चर्चा करेंगे उस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहीं से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल होगा, सॉल्व होगा। तो कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया जब कोई अम्ल और क्षार, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स कि क्षार स्वाद में डैश होता है, खाली स्थान को भरे, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। 1 नंबर। अम्ल स्वाद में डैश होता है, रिक्त स्थान को भरे, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। 1 नंबर। अभी तक बहुत सारे जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, तमाम टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, उस चीज पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं से आना है, कहीं दूर से नहीं आना है, यहीं से आना है। इसी टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो रहा है। तो जब इस कोई अम्ल और क्षार से आपस में प्रतिक्रिया करता है, आपस में प्रतिक्रिया करता है यानी कि रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? लवण बनता है। और लवण तो आपको बताए थे, नमक। लवण मीन्स क्या होगा? नमक। और जल बनता है, नमक और जल बनता है। जल जैसी आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए H2O। क्या आना चाहिए? H2O। तो इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दिमाग में एक ही बात रखिएगा, जब अम्ल क्षार से मिलेगा,
जब अम्ल क्षार से मिलेगा, जब अम्ल का मुलाकात क्षार से होगा, जब अम्ल का मिलन किससे होगा, क्षार से होगा। जैसे ही अम्ल का मिलन क्षार से होगा तो वह क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। जहां भी अम्ल क्षार से मिलेगा तो वह लवण और जल का निर्माण करेगा, और जहां अम्ल क्षार से मिलेगा तो वहां लवण और जल बनेगा, और जो लवण और जल बना है वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है मेरे दोस्तों। ठीक है, कितना आसान है। अम्ल क्षार से मिलेगा, लवण जल बनाएगा, वही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। वही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदाहरण देखिए, यहां पर HCl, ये क्या है, एसिड है। ये हमारा HCl देख रहे हैं क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। और NaOH ये हमारा क्या है, तो क्षार है। क्या है, क्षार है। यह स्वाद में कड़वा होगा, हाँ यह खट्टा होगा। यह हमारा स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। HCl कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। तो देखिए HCl यहाँ पे NaOH से मिला तो क्या बन गया, Na। ये जो सोडियम है यह इससे जाके मिल गया, ठीक है, और NaCl बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं, लवण। लवण, या इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और क्या बनाएगा, बताए हैं कि जैसे ही अम्ल क्षार से मिलता है, जैसे ही अम्ल क्षार से मिलता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। और जल का फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हैं, क्या होता है, H2O होता है। तो क्या बन गया, H2O बन गया। जैसे ही अम्ल क्षार से मिलेगा तो क्या बन गया, यहाँ पे आपको लवण बन गया और जल बन गया। लवण और जल बन गया, और ये लवण और जल का निर्माण हुआ है, वही तो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। वही हमारा क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका क्या महत्व है। पेट में अधिक अम्ल होने पर, अभी आपको बताए हैं कि जो HCl अम्ल है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वो कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के अमाशय में पाया जाता है, हमारे शरीर के अमाशय में पाया जाता है। तो पेट में अधिक अम्ल होने पर एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से राहत मिलती है। अम्लीय मिट्टी को चूना से उदासीन किया जाता है। हम लोग जो बिहार में जो भी खेती करते हैं तो कोई ऐसा किसान नहीं होता है जो अपने मिट्टी को टेस्ट करवाने जाता है। जाता है, नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। पहले कोई भी फसल लगाने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, जब भी हम अपने खेत में कोई फसल लगाते हैं तो हमें उसमें क्या करना होगा, तो पहले एसिड सॉइल टेस्ट करना होगा। क्या करना होगा, सॉइल टेस्ट करना होगा। और सॉइल टेस्ट करने के बाद ही हम उसमें पता कर पाएंगे कि हमारा जो मिट्टी का नेचर है वो क्या है, एसिड का है कि बेस का है। अगर एसिडिक होगा तो उसमें बेस ऐड करेंगे। उसमें क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो खेत होगा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल वे में आ जाएगा। अगर बेस होगा तो उसमें एसिड ऐड करेंगे। अगर बेस होगा तो उसमें क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। क्लियर। तो पेट में अधिक अम्ल होने पर एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कभी खाना खा लेते हैं तो अधिक अपच हो जाता है, तो हम लोग सुबह सुबह खट्टा ढकार आता रहता है, तो हम लोग जाते हैं क्या लेके आते हैं, इनो लेके आते हैं। तो आपके पेट में तो एसिड है ही, आप मार्केट से क्या लेके आए, इनो। और इनो क्या है, क्षार है। इनो क्या है, क्षार है। जैसे ही आपका पेट में जो अम्ल है उसमें जैसे ही इनो गया वह काम शुरू कर देता है, और 6 सेकेंड में काम तमाम। बोलता है ना, इनो पिए और काम तमाम 6 सेकेंड में, काम तमाम 6 सेकेंड में। पेट से फिर आपको राहत मिल जाता है, तुमको अच्छा अब ठीक लग रहा है, बोलते हैं ना। तो क्या हुआ, आपके पेट में खाना गया, खाना उसके पचाने के लिए एसिड निकला। एसिड ज्यादा, आप ज्यादा खा लिए तो ज्यादा एसिड आया, इसलिए आपको खट्टा ढकार आ रहा है सुबह में। जैसे आप इनो पीजिएगा तो इनो क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। जैसे ही वो क्षार और आपके पेट में जो अम्ल है उस जो आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। और जैसे ही लवण और जल बनाया हम लोग राहत महसूस करते हैं कि हाँ अब ठीक फील हो रहा है। तो वही तो क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। वही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो जब भी हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया को देखेंगे तो उस समय ये ख्याल रखेंगे कि हमारा जो बन रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन जो हो रहा है, तभी जाके जो कोई भी खेत है, हाँ खेत में फसल लगाएंगे तो पहले हम मिट्टी को न्यूट्रल करेंगे। अगर इस चीज को समझिए, कोई खेत में अगर आप फसल लगाते हैं तो पहले उसमें देखेंगे अगर हमारा जो फील्ड होगा उस फील्ड में एसिड ज्यादा होगा तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे,
बेस ऐड करेंगे, और ये तब तक ऐड करेंगे जब तक दोनों का वैल्यू सेम ना आ जाए, जब तक दोनों का वैल्यू सेम ना आ जाए। जब एसिड और बेस दोनों सेम आ जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कहने का मतलब 5 न्यूटन, अगर कोई दो आदमी सेम ताकत से एक रस्सी को इधर खींचेगा और वही सेम ताकत से कोई आदमी दूसरे साइड से खींचेगा, तो क्या रस्सी किधर भी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, वो बीच में ही स्टेबल रह जाएगा। तो कहने का मतलब एसिड और बेस का दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। अगर एक भी ज्यादा होगा तो हमारा फसल का उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, हमारा फसल उत्पादन का जो रेशियो है वो नहीं बढ़ पाएगा। अगर बेस ज्यादा होगा खेत में हमारे, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? ऐड मतलब मिलाएंगे, ऐड मतलब मिलाना। क्या मिलाएंगे? एसिड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? एसिड मिलाएंगे, ताकि हमारा जो खेत है वो क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। एसिड बेस जैसी उदासीनीकरण अभिक्रिया कॉन्सेप्ट है, हम लोग याद रखेंगे कि क्या कि एसिड बेस से जैसे मिलता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, और लवण और जल बनाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उत्प्रेरक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्प्रेरक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैटालिस्ट। क्या कहते हैं? कैटालिस्ट। देखिए, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अगर हमारा धीरे धीरे होगा तो उसको तेज कर देगा, या तेज से हो रहा है तो घटा देगा उसको। कह रहा है वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जो गति को बढ़ा देता है, मतलब उसके दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, स्वयं अभिक्रिया में उपभोग नहीं होता, मतलब शामिल नहीं होता है, स्वयं अभिक्रिया में शामिल नहीं होता है, लेकिन वो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, घटा देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल सुनिए। गांव घर में आप लोग सुनते होइएगा चुंगलपन करता है, कहते हैं ना, जो कुटना है, चुंगलपन करता है, चुंगलखोरी करता है। मतलब क्या? चुंगलपन जो करता है वो क्या देखते होइएगा? वो एक दूसरे के बीच झगड़ा फंसा देगा, झगड़ा फंसा देगा, मारपीट तक करवा देगा, कोर्ट कचहरी केस तब करवा देगा। लेकिन अब बताइए, जो दो आदमी वो झगड़ा फंसाया है, तो दोनों के बीच में जो झगड़ा लगाया से आया नहीं ना आया? क्या उस झगड़ा में वो शामिल हुआ? नहीं शामिल हुआ। वो दूरे से दोनों को उकसा उकसा के इसको उसके बारे में कुछ और कह दिया, उसको उसके बारे में कुछ और कह दिया। अब दोनों आपस में लड़ लिया, तो जो कहा वो तो लड़ाई में भाग नहीं लिया, लेकिन लड़ाई के दर को तेज कर दिया, घटा दिया। अब बाद में सुलह सलाह भी करवा दिया, बाद में सुलह भी, मेल मिलाप भी करवा दिया। तो क्या देखे कि वह झगड़ा तो करवा दिया, झगड़ा में खुद शामिल नहीं हुआ, झगड़ा करवा भी दिया, झगड़ा में खुद शामिल भी नहीं हुआ, और झगड़ा को अंत में सलटा भी दिया। उसी को तो हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का भी काम यही है। जो कैटालिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, इसका भी काम सेम है। वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन बिना भाग लिए वो अपना काम कर देता है। बिना भाग लिए ही वो अपना काम कर देता है, बिना भाग लिए वो अपना काम कर देता है। मतलब अभिक्रिया के दर को तेज बढ़ा देगा या घटा देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब आम बोतल की भाषा में गांव घर में जो कुटना होता है, उसी को दो व्यक्ति के बीच झगड़ा फंसा देगा, अपने गायब हो जाएगा, अपने गायब हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। खुद भाग नहीं लेना, लेकिन अभिक्रिया के दर को घटा देना, बढ़ा देना, तेज कर देना, ये सब काम जरूर करता है। एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण है अमोनिया के निर्माण में लौह उत्प्रेरक का काम करता है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। क्या अमोनिया के निर्माण में लौह उत्प्रेरक का काम करता है? इससे आप ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, अमोनिया का जब निर्माण होता है उसमें कैटालिस्ट का काम करने का काम कौन करता है? तो ये आपका Fe करता है, यानी कि आयरन करता है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन तैयार हो जाएगा। पूछेगा कि अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो ऑप्शन में रहेगा लोहा रहेगा, कैल्शियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, सोडियम रहेगा। इनमें से क्या होगा? तो लोहा होगा, क्योंकि अमोनिया के निर्माण में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो हमारा ये Fe यूज होता है, आयरन, लोहा।
अब दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में V2O5, इसको बोलते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहां से आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कोई अलग से क्लास नहीं होता है, कोई अलग से बुक नहीं होता है। आप जो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं वही आपका ऑब्जेक्टिव, उसी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव भी निकलता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का काम हो रहा है, तो आयरन का। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किसका काम हो रहा है, वेनेडियम का, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपका 2 ऑब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर तैयार हो रहा है, और ये आपको लघुत्तरीय प्रश्न में काम आएगा, जो 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा उसमें। उम्मीद करते हैं कि आपके उत्प्रेरक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो याद कीजिएगा अपने गांव घर का झगड़ा, लड़ाई, कि कौन झगड़ा फंसाया, कौन झगड़ा। झगड़ा खत्म होने के बाद पता चलता है कि अच्छा हलनामा हम लोगों के बीच लड़ाई करवा दिया था। तो जो लड़ाई करवाया वही साइंस के भाषा में कैटालिस्ट का काम करता है, यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। कह रहा है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन खोता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है मतलब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन जो है इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। या हाइड्रोजन खोता है, या हाइड्रोजन खो देता है, मतलब दूर चला जाता है, लॉस कर देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का आना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का आना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का आना। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन खोता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और यहाँ पे एक है अपचयन। क्या होगा, अपचयन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अपचयन क्या होता है, अपचयन। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है, देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन प्राप्त करता है मतलब उसमें ऑक्सीजन शामिल होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन भागेगा, दूर हटेगा, दूर चला जाएगा। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है, या हाइड्रोजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन को खो देगा या हाइड्रोजन प्राप्त कर लेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ भी अपचयन होगा। क्या होगा, उसे अपचयन कहते हैं। याद रखिए सिंपल लाइन में, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का मिलना या ऑक्सीजन का प्राप्त करना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीजन खोना या ऑक्सीजन का दूर जाना, और जब ऑक्सीजन दूर जाएगा तो हाइड्रोजन को नजदीक बुलाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, तो क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। और H2 है, हाइड्रोजन है, और कॉपर है प्लस H2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो गया। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब ऑक्सीजन को खो दिया, ऑक्सीजन को खो दिया। ऑक्सीजन को खो दिया मतलब अपचयन। ऑक्सीजन को खो दिया मतलब क्या हुआ, अपचयन। और देखिए H2 है, इसमें H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन मिल ना गया, इसमें H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। और इसमें क्या हो गया, गायब हो गया, दूर चला गया, खो दिया, ऑक्सीजन को खो दिया। खो दिया मतलब लॉस कर दिया। तो ये ऑक्सीजन का चला जाना, ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का चला जाना, ऑक्सीजन का चला जाना अपचयन, और हाइड्रोजन का आ जाना अपचयन। ऑक्सीजन का चला जाना या हाइड्रोजन का आ जाना क्या होगा, अपचयन। ऑक्सीजन का आ जाना, ऑक्सीजन का आ जाना और हाइड्रोजन का चला जाना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जहां ऑक्सीजन आएगा वहां हाइड्रोजन जाएगा। सिंपल समझिए, जहां ऑक्सीजन आएगा वहां हाइड्रोजन जाएगा। क्लियर, जहां ऑक्सीजन आएगा वहां हाइड्रोजन जाएगा, और जहां ऑक्सीजन जाएगा वहां हाइड्रोजन आएगा। यही तो हमारा क्या है, ऑक्सीकरण और क्या है, अपचयन है। क्लियर है, सिंपल, कितना सिंपल है कि ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का आना,
और हाइड्रोजन का जाना। एक आएगा तो एक जाएगा ना भाई, एक आएगा तो एक जाएगा ना। तो जब ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन गया, तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण। सिंपल, तो इससे सिंपल क्या हो सकता है, एक का आना एक का जाना, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीकरण। उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। अपचयन, अपचयन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना हाइड्रोजन का आना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, अपचयन। क्लियर है, एग्जाम्पल देख लिए, इसमें ऑक्सीजन दूर चला गया तो अपचयन हो गया, इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर है। अब वही है रेडॉक्स, अपचयन को और ऑक्सीकरण को मिला दीजिएगा, अपचयन को और ऑक्सीकरण को मिला दीजिएगा, वही है हमारा रेडॉक्स। अगर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया होगा तो ये रेडॉक्स भी समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होगा। ऑक्सीजन आएगा हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो हाइड्रोजन आएगा। ये जब दोनों प्रक्रिया साथ में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या है, अपचयन, अपचयन है और क्या है, ऑक्सीकरण है। तो अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे क्या देखे हैं, अपचयन, अपचयन है मतलब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, और जब ऑक्सीजन जाएगा तो कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जा रहा है तो हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। दोनों एक साथ होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना दिया, इसको हम लोग जिंक सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट। जो अभी हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या देखे हैं, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना। ऑक्सीजन अभी पढ़े हैं ना, ऑक्सीकरण में क्या हम लोग पढ़े हैं, ऑक्सीजन आता है मतलब प्लस, हाइड्रोजन जा रहा है माइनस, जा रहा है, ये ऑक्सीकरण हो गया। इसमें ऑक्सीजन माइनस मतलब ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, आ रहा है। तो ये ऑप्शन, ये दोनों जब साथ में होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ये रहा आपका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया ना, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यही हमारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब जब अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ में होगा तो रेडॉक्स होगा। ये रहा अब आपका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रश्न भी हम लोग बहुत सारा, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सेशन चला था उसमें आप लोग अवश्य जाके देखिएगा। 25 ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट किया गया है, वो भी आसान शब्दों में। चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी, अब तो आप लोग रासायनिक अभिक्रिया से परिचित हैं, जान पहचान है ना रासायनिक अभिक्रिया से, सब लोग, सबको ही जानते होगा। जो भी चार्ट AEPS चैनल पे जैसे आप टीच एक्स्ट्रा ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको मैथ का अलग क्लास, साइंस का अलग क्लास, संस्कृत का अलग क्लास, हिंदी का अलग क्लास, तमाम क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो साइंस में जैसे देखिएगा, तो जैसे उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नहीं है, फलान चिलान, सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप गौर से सुनिएगा तो रासायनिक अभिक्रिया भी जितना शब्द हम इस्तेमाल किए हैं, हर एक शब्द से आप जान पहचान आप लोग का हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है।
जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण है, हाँ, उदाहरण में क्या है, H2 है, क्या है, H2 है प्लस क्लोरीन है। इसको हम क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए, तो क्या हो गया, बैलेंस कर दिए तो 2HCl हो गया। क्या हो गया, 2HCl हो गया। कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हम बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है एक होता है, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है एक होता है। तो गौर से देखिए, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 गुने 2 प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान। अब फिर यहाँ पे आया द्रव्यमान। अब आपको द्रव्यमान याद है कि नहीं, द्रव्यमान अब जैसे अभी जो हम लोग पढ़े हैं, द्रव्यमान क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे अगर पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे, इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। तो जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो वहां पे हम बताए थे आपको कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, नॉट बी डिस्ट्रॉय। और फिर हम बताए थे आपको कि बहुत सारे एलिमेंट का आपको नाम बताएंगे, जो एलिमेंट का नाम आपको याद करना पड़ेगा, जो एलिमेंट का नाम आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक चीज क्लियर होगा, तब जाके आपको एक चीज क्लियर होगा। तो अभी देखिए हम आपको इजी एग्जांपल देते हैं, जैसे H2 प्लस O2 मिल के क्या बनाएगा, H2O। इस उदाहरण से सभी कोई परिचित है। इसको हम बैलेंस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 इधर भी लगा देंगे हम। अब इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस में करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, ये हमारा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जाम्पल को लिए हैं। देखिए, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है लेकिन 1 ऑक्सीजन है, तो हम 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, एरो के इधर भी 2 ऑक्सीजन, एरो के उधर भी 2 ऑक्सीजन, एरो मतलब तीर। अब इधर 2 हाइड्रोजन लेकिन 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 इधर भी लगा देंगे, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब 4 गो हाइड्रोजन है तो 1 गुने 4 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। तो कै गो ऑक्सीजन है हमारा, 2 गो ऑक्सीजन है, तो 16 को 2 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, 16 दूना 32। अब इधर तीर का चिन्ह है तो तीर का चिन्ह दे देंगे। अब इधर क्या है, 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, 4 गुने 1 होगा, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, तो 16 दूना 32। अब देखिए 4 प्लस 32, एरो का मार्क दे दीजिए, 4 एकम 4 प्लस 32, 32 4 36, इधर में क्या आ जाएगा हमारा 36। अब देखिए आपका जो अभिकारक है, बताए थे कि तीर से जो इधर होगा बाईं तरफ होगा वो हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा, और उधर जो होगा हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। तो देखिए, तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना आया, 36 आया, और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या आया, 36 आया, आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखे, 36 36, अभिकारक का भी द्रव्यमान 36 है और प्रतिफल का भी द्रव्यमान क्या है, 36 है। इसका मतलब है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। तो यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण है। यहाँ पे उदाहरण है, उदाहरण में आप ये भी उदाहरण दे सकते हैं, ये भी उदाहरण दे सकते हैं। इसमें
क्लोरीन का वैल्यू 35 होगा, क्लोरीन का वैल्यू कितना होगा 35 होगा, 35 रखिएगा। दोनों को जैसे ही ऐड कीजिएगा तब वो कितना आएगा, दोनों का इधर का जो परमाणु, इधर के अभिकारक का जो परमाणु द्रव्यमान है जितना आएगा उतना ही इधर का भी आएगा। तो यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। देख रहे हैं यहाँ पे, इधर भी अभिकारक आपको बताया था, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, तीर के जो बाईं तरफ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। तीर के बाईं तरफ का जो अभिकारक का मान आया कितना है, 36 आया है कि नहीं आया है, 36 आया है। और जो अभिकारक के दाईं तरफ है वो प्रतिफल है, उसका मान कितना आया है, 36 आया है। इधर भी 36, इधर भी 36। इसका मतलब यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। तो यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के या उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। और यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछेगा, तो इस तरह से आप बनाने का काम कीजिएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट। अब देखिए, इस प्रकार जो है आज आपका लगभग 9-10 टॉपिक हम लोगों ने देखने का काम किया। अब देखिए, अब ये है टीच एक्स्ट्रा एकेडमी। क्या है, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी। जो भी मित्र, जो भी प्यारे दोस्तों एवं दिलदार दोस्तों, और जो भी चुस्त दुरुस्त हैं और अपने मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, ठीक है, उनके लिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी आप लोग इंस्टॉल कीजिए। इस चैनल पे प्ले स्टोर में जाकर टीच एक्स्ट्रा एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पे आपको सारा क्लास, मैथ का अलग, हर एक स्पेशल सब्जेक्ट फॉर स्पेशल टीचर, ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट फॉर स्पेशल टीचर अगर पढ़ना है तो इस प्लेटफॉर्म से आकर जुड़िए और अपने मैट्रिक के परीक्षा को और बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम कीजिए। और टीच एक्स्ट्रा एकेडमी के साथ जुड़कर वो आपको इंस्टॉल कीजिएगा। जैसे टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा प्ले स्टोर में जाके, वहाँ पे आपको हिंदी का अलग क्लास, मैथ का अलग क्लास, संस्कृत का अलग क्लास, साइंस का अलग क्लास, एसएसटी का अलग क्लास, तमाम सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास वहाँ पे आपको अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर इतना करते हैं तो आप एक मैट्रिक में एक अच्छे अंक के हकदार बनेंगे टीच एक्स्ट्रा एकेडमी के साथ। तो यहाँ से आप लोग टीच एक्स्ट्रा एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर में जाके, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का तैयारी स्पेशल टीचर के द्वारा करवाया जाता है, वो भी आसान शब्दों में वो भी आपका हर एक सब्जेक्ट आपके दैनिक जीवन से जोड़ के उस भाषा को पढ़ाया जाएगा, जो आपको समझने में एकदम आसान होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उस ऐप से कोई भी संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए और पूछिए कि यहाँ क्या कहाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। टीच एक्स्ट्रा एकेडमी के नाम से चैनल है, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पे हर एक क्लास का लाइव आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी चैप्टर का अभी कंटेंट आप लोग को बताया गया है वो AEPS चैनल पे टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास अलग अलग वीडियो में बना हुआ है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।